दिल्ली में आज मास्टर कुक का कंपटीशन चल रहा है जिसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। चीनू भी उन्हीं में से एक है। चीनू भी अपना खाना बना रहा था। खाना बनाने के बाद उसने अपना खाना जैसे ही चखा उसको खाते हुए ही उसकी मौत हो गई। सब लोग हैरान और परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। डिटेक्टिव जे भी वहीं था इसलिए वो आगे आया। लोगों से उसे पता चला कि उसने अपना ही खाना चखा था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। मुझे नहीं लगता कि चीनू ने आत्महत्या की है, क्योंकि अगर वो आत्महत्या करता तो यहाँ पार्टिसिपेट करने नहीं आता। शायद किसी ने जलन के मारे इसको मारा है। आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे की मुझे फुटेज चेक करनी है सर। डिटेक्टिव जे ने शो के ऑर्गेनाइजर पिंकू को बुलाया और सीसीटीवी फुटेज चेक की, पर सीसीटीवी फुटेज में उसे कुछ नहीं मिला। इसलिए डिटेक्टिव जे ने शो के ऑर्गेनाइजर पिंकू से पूछा तो उसने बताया, सर पार्टिसिपेंट ने एक दूसरे से बात की थी और उन सब के बीच लेन देन भी हुआ था। आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके का लेन देन उनके बीच में हुआ था? ऑर्गेनाइजर ने थोड़ी देर सोचा और फिर डिटेक्टिव जे से बोला, हाँ, शो के दौरान चिंकी उसके पास आई थी। उसने पिंकू से फ्राई पैन लिया था और कुछ देर के बाद वो उसे वापस भी दे गई थी। उसके अलावा पीहू नाम की एक लड़की भी उससे कुछ देर के लिए मिली थी। उसने उससे हल्दी ली थी क्योंकि उसका हल्दी खत्म हो गया था, पर कुछ देर बाद उसने वो हल्दी चीनू को वापस कर दी थी। और एक दीपक नाम का आदमी भी चीनू के पास आया था। वो चीनू की डिश बिगाड़ना चाहता था क्योंकि वो उससे जलने लगा था, इसलिए उसने उसका खाना भी गिरा दिया था। चीनू ने उसकी कंप्लेन भी की थी, इसलिए हमने उसे कंपटीशन से भी निकाल दिया था। और एक सीनू नाम का भी आदमी था जिससे चीनू ने जीरा लिया था क्योंकि चीनू का जीरा खत्म हो गया था। उसने पहली डिश में यूज कर लिया था जो कि खराब हो चुकी थी, इसलिए उसने सीनू से जीरा लिया था। हाँ, यही लोग थे। डिटेक्टिव जे को अब दो लोगों पर शक जाता है। तभी डॉक्टर चैम का भी कॉल आ जाता है जो उसे बताता है कि चीनू के खाने में साइनाइड मिला था और इसी के कारण उसकी मौत हुई है। इसका मतलब या तो उस हल्दी में कुछ मिला था या उस जीरे में। मुझे उसकी जांच करवानी होगी। मैं अभी ये दोनों चीजें डॉक्टर चैम के पास लेकर जाता हूँ, वही टेस्ट से पता चलेगा। डिटेक्टिव जे वो दोनों चीजें डॉक्टर चैम के पास टेस्टिंग के लिए भेज देता है। रात हो चुकी थी इसलिए डॉक्टर चैम वो दोनों के सैंपल लैब में रखकर चला जाता है, पर अगले दिन जब वो लैब में आता है तो दोनों सैंपल गायब थे। डॉक्टर चैम्प ने तुरंत डिटेक्टिव जे को कॉल लगाया और डिटेक्टिव जे वहाँ पहुँच गया। डिटेक्टिव जे ने देखा कि वहाँ दोनों सैंपल गायब थे, पर घर के बाहर जब बाहर आके देखा तो जीरे का डब्बा वहीं पड़ा था। डिटेक्टिव जे ने उस जीरे के डब्बे को उठा लिया और वो समझ गया कि खून किसने किया है। क्या आपको पता है खून किसने किया है? खून पीहू ने किया है क्योंकि हल्दी का सैंपल ही गायब है। इसका मतलब पीहू सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने कल हमारी बात सुन ली होगी और उसे ये पता चल गया होगा कि हम इसकी टेस्टिंग कराने वाले हैं, इसलिए वो रात को आपके लैब में आई होगी और ये सबूत उठाकर ले जाना चाहती होगी। जीरे का पैकेट वो इसलिए भी लाई होगी ताकि शक दोनों पर जाए, पर यहाँ वो फेंक गई और यहाँ उसकी चाल पकड़ी गई। डिटेक्टिव जे ने पीहू को पकड़ लिया और इस तरह उसने केस सॉल्व कर दिया। एक समय था जब महिला रोग के नाम का एक नगर हुआ करता था। उस नगर का राजा, जिसका नाम अमर शक्ति था, वो बहुत महान था, लेकिन उनके 3 पुत्र थे जिनका नाम बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनेक शक्ति था। राजा उनसे बहुत परेशान था क्योंकि वह बहुत मूर्ख थे। एक दिन राजा ने परेशान होकर और उन्हें पढ़ाई लिखाई से विमुख देख एक सभा बुलाई। आप लोग जानते हैं कि मेरे 3 पुत्र बुद्धिहीन हैं। उनमें से कोई भी मेरे बाद राजपाट संभालने योग्य नहीं है। इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे इनकी बुद्धि का विकास किया जा सके। महाराज, सिर्फ व्याकरण का अध्ययन करने में ही 12 वर्ष का समय लग जाएगा और उसके बाद शास्त्र आदि का ज्ञान दिया जाता है जिससे बुद्धि का विकास होता है। महाराज, यह जीवन नाशवान है, इसलिए हमें किसी छोटे और बुद्धि का विकास करने वाले शास्त्र के बारे विचार करना चाहिए। क्या यह संभव है कि बहुत कम समय में ही सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो सके? क्या तुम किसी ऐसे विद्वान को जानते हो? तब मंत्री ने कहा, हाँ, मैं ऐसे एक विद्वान को जानता हूँ।
जो बहुत ही कम समय में आपके पुत्रों को बुद्धिमान बना सकता है। उनका नाम पंडित विष्णु शर्मा है। राजा के कहने पर अगले दिन विष्णु शर्मा को राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा ने विष्णु शर्मा को अपनी दुविधा सुनाई। राजन, मैं आपके पुत्रों को केवल 6 महीने में ही बुद्धिमान और शास्त्रों के ज्ञाता बना दूंगा। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और परेशान भी हुआ। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मैं आपको 50 गांव इनाम के तौर पर दूंगा। राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अपना नाम बदल लूंगा। इस तरह विष्णु शर्मा ने उनके तीनों पुत्रों को मात्र 6 महीनों में ही शास्त्रों के ज्ञाता और बुद्धिमान बनाया। विष्णु शर्मा ने सभी शास्त्रों के अध्ययन को 5 भागों में बांट दिया था, जो बहुत छोटे थे, इसलिए इसे पंचतंत्र कहा गया है। ये 5 भाग है: मित्र भेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। दूसरा, मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ। तीसरा, काकुलुकीय, कौवे एवं उल्लुओं की कथा। लब्ध प्रनाशा, यानी मृत्यु या विनाश के आने पर। अपरीक्षित कारक, यानी हड़बड़ी में कदम न उठाए। पंचतंत्र में शास्त्रों को बहुत ही सरल भाषा और पशु पक्षियों की कहानी के माध्यम से बनाया है। यह बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक बुद्धि के विकास के लिए बहुत उपयोगी है और मजेदार भी है। पूरे गांव के जंगल में पीलू बबली मैडम के घर में कुकिंग का काम करती थी। पीलू अपनी रसोई में भगवान जगन्नाथ जी की तस्वीर लगा कर रखी थी और हर रोज उन्हें भोग लगाती थी और उसके बाद खाना परोसती थी। बबली मैडम उसकी इस आदत से बहुत खुश थी, लेकिन वो अपने बेटे टिल्लू की आदत से बहुत दुखी रहती थी। देखो ना पीलू, तुमसे मैं इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनवाती हूँ, लेकिन ये टिल्लू है कि कुछ भी नहीं खाता है। मैडम जी, आजकल के बच्चे सिर्फ फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स। लेकिन ये सब खा खा कर देखो वो कैसा मोटा होता जा रहा है और एक नंबर का आलसी भी। इस उम्र में तो ये लोग फुर्तीले होने चाहिए। आप सब जगन्नाथ जी पर छोड़ दीजिए, उनकी भोग सबको पसंद आता है। टिल्लू मास्टर को भी एक ना एक दिन वो अपना भोग पसंद करवा देंगे। लेकिन बबली के बहुत समझाने पर भी टिल्लू बात नहीं मानता है। वो हरी सब्जियाँ, दाल, सलाद नहीं खाता था। बबली बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी। तो टिल्लू वहाँ आता है। सब्जी वाले अंकल जी, आप कहीं दूर जाकर सब्जी बेचिए, हमारे घर में बहुत सारी सब्जियाँ हैं। आप एक काम कीजिए, आप नदी के पार जाकर सब्जी बेचिए। क्या बोल रहे हो बेटा? नदी के पार तो दूसरा गांव है। हाँ, तो मेरे घर के बाहर सब्जी मत बेचो, भागो यहाँ से। इस तरह टिल्लू सब्जी वालों को वहाँ से भगा देता था। बबली बहुत परेशान थी। वो पीलू से कहती है, पीलू तुम ही कुछ रास्ता बनाओ जगन्नाथ जी से कहकर, नहीं तो मेरा लड़का कमजोर ही रह जाएगा। ठीक है बबली मैडम, मैं कुछ सोचती हूँ। आपका कहना सही है। ऐसे तो टिल्लू मास्टर की ग्रोथ रुक जाएगी। जगन्नाथ जी कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। फिर पीलू भगवान जगन्नाथ जी से बहुत प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही मुझे कुछ नया खाना बनाना सिखा दीजिए, जिससे टिल्लू का भी भला हो जाए। पीलू किचन में बहुत मेहनत करती है और तरह तरह की डिशेस बनाती थी। फिर वो बहुत थक जाती थी और सोचने लगती है कि ऐसा क्या खाने की चीज बनाए कि जिसको टिल्लू भी पसंद करता था। अच्छा, टिल्लू आइसक्रीम बहुत पसंद करता है। अगर मैं वेजिटेबल से आइसक्रीम बना सकूं तो बबली मैडम का काम बन जाएगा। उसी रात जगन्नाथ जी पीलू की नींद में दर्शन देते हैं। पीलू, तुम्हारी भक्ति और शुद्ध भावनाएं मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें मैं नए नए पकवान बनाना सिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो। हे जगन्नाथ जी, आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। जय जगन्नाथ जी। फिर अगले दिन पीलू वेजिटेबल के जूस से और उसके पल्प से एकदम नए तरीके की आइसक्रीम बना देती है और बबली मैडम को एक बार टेस्ट कराकर देखती है।
है। बबली को आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। वाह पीलू, ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन इसको टिल्लू को क्यों देना है? वो तो और बिगड़ जाएगा। जगन्नाथ जी की कृपा से मैं ये आइसक्रीम वेजिटेबल से बनाई हूँ मैडम। ये सुनकर बबली बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों बिना टिल्लू को बताए उसे पहले वेजिटेबल आइसक्रीम खिलाते हैं और फिर ऐसे ही पीलू अलग अलग इडली, रोल्स और वेजिटेबल से बनी चीज खिलाते जाती है। मम्मी, मुझे अब नूडल्स और फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अब तो मुझे पीलू आंटी जी के हाथों का खाना ही अच्छा लगता है। टिल्लू बेटा, तुम तो सुधर गए। असल में पीलू आंटी तुम्हें वेजिटेबल से बनी डिशेस ही खिला रही थी। देखो अब तुम कितने फुर्तीले और ताकतवर और होशियार हो गए हो। अरे वाह, थैंक यू पीलू आंटी। टिल्लू बेटा, आप स्वस्थ रहो, यही हम चाहते हैं, लेकिन ये सब जगन्नाथ जी के कारण ही हो पाया। और इस तरह से पीलू को बबली एक वेजिटेबल्स की आइसक्रीम फैक्ट्री लगा कर दे देती है और पीलू भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करते हुए अपना काम करती रहती है और अपना जीवन बहुत हंसी खुशी बिताने लगती है।